हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको द रीफॉर्मेशन मूवमेंट कराऊंगी कि रीफॉर्मेशन मूवमेंट क्या होता है। जो रीफॉर्मेशन मूवमेंट है उसको हम प्रोटेस्टेंट रीफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो मेन लीडर्स थे वो कौन थे? मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। इस मूवमेंट के जो मेन लीडर्स थे वो ये लोग थे। सो गाइज, इसमें आपको जो और चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो क्या है कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वो एक रिलीजियस मूवमेंट था और ये 1500 के नियर बाय यूरोप में फैल गया था, पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया था। सो इसका परिणाम क्या हुआ कि इस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप एक नई ब्रांच, क्रिश्चियनिटी की एक जो नई ब्रांच थी जिसका नाम था प्रोटेस्टेंटिज्म जो था उसकी क्रिएशन की गई। अब प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था? ये एक ऐसा ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से अपने आप को सेपरेट मानते थे या रोमन कैथोलिक चर्च से अलग काफ़ी सारे ग्रुप्स बन चुके थे। और ये जो ग्रुप्स थे इनके जो डॉक्ट्राइन्स थे, इनके जो सिद्धांत थे वो रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल अलग थे। सो ऐसे सिद्धांतों वाले, अलग सिद्धांतों वाले जो लोग थे वो उन्होंने जो अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे उन ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक नई ब्रांच बनाई गई क्रिश्चियनिटी की जिसका नाम रखा गया प्रोटेस्टेंटिज्म। सो आगे जो है, ओवर द सेंचुरीज द चर्च हैड बिकम डीपली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब ये जो मूवमेंट था इसका कारण क्या था? क्योंकि पिछली कुछ सेंचुरीज से क्या था कि जो चर्च था वह वेस्टर्न यूरोप की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था। काफ़ी डीपली चर्च जो था अपनी इंटरफेरेंस पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल लाइफ थी या पॉलिटिकल इश्यूज थे उनमें करने लग गया था। जो चर्च था वो अपना इंटरफेरेंस करने लग गया था और उससे क्या हुआ कि जो उनके इंट्रीग्स और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के कारण जो चर्च थी, चर्च के पास पावर बढ़ रही थी, उनके पास पैसे बढ़ रहे थे, बट उसका नुकसान क्या हो रहा था कि जो चर्च एज अ स्पिरिचुअल फोर्स थी वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी। कि जो चर्च है उसका मेन कारण है कि वो लोगों को अच्छे मार्ग के लिए मार्ग प्रदर्शन करे लोगों का, या उनको स्पिरिचुअली लोगों को सपोर्ट करे। चर्च का मेन ये जो था मोटिव होता है, बट यहाँ पर जो स्पिरिचुअल मोटिव था उससे ये जो रोमन कैथोलिक चर्च था ये पूरी तरह से भटक गया था। ये पावर के पीछे जाने लग गया था, पॉलिटिकल इश्यूज़ में इसने दूसरी सारी चीज़ों में अपने इंटरफेरेंस करने ज़्यादा शुरू कर दिए थे। तो इसी चीज़ से गुस्सा होकर या इसी चीज़ के कारण ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था इसकी शुरुआत की गई थी। सो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है हमारा, रिफॉर्मेशन मूवमेंट है ये विटनबर्ग जर्मनी में 31 अक्टूबर 1517 में शुरू किया गया। जो मार्टिन लूथर थे, बेसिकली मार्टिन लूथर कौन है? वो एक टीचर थे और एक मॉन्क उनको बोला जाता है। उन्होंने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? डिस्पिटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंसेस, और उसको 95 थीसिस के नाम से भी जाना जाता था। सो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या था, ये जो डॉक्यूमेंट थी ये 95 आइडियाज़ की एक सीरीज़ थी जो कि क्रिश्चियनिटी के बारे में थी। और ये जो डॉक्यूमेंट था ये लोगों को इनवाइट करता था कि तुम आओ और मेरे साथ क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहस करो। डिबेट करने के लिए ये लोगों को बेसिकली इनवाइट कर रहा था। दीज आइडियाज़ वर कंट्रोवर्शियल क्यों थे? बिकॉज ये जो आइडियाज़ थे मार्टिन लूथर के, ये रोमन कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग्स थी उनके खिलाफ थे या उनसे कॉन्ट्राडिक्टेड आइडियाज़ थे उनके। जो लूथर थे, लूथर की जो स्टेटमेंट्स थी, चैलेंज द कैथोलिक चर्च रोल एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन पीपल एंड गॉड। अब जो रोमन कैथोलिक जो लूथर की जो स्टेटमेंट्स थी वो इस चीज़ के खिलाफ थी या वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी कि जो चर्च है वो लोगों के और भगवान के बीच में एक मीडियम, मतलब कि लोगों को भगवान से मिलाने का एक मीडियम है। वो इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। और सबसे ज़्यादा ये जो थे मार्टिन लूथर थे, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे थी? इंडल्जेंस सिस्टम से थी। अब इंडल्जेंस सिस्टम क्या होता है? इंडल्जेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि लोगों ने जो भी अपने पाप किए हैं या उनके जो भी सिन हैं,
अगर वो अपने उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, पैसे देके वो इंडल्जेंसेस उनको खरीदने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जब वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन रोमन कैथोलिक चर्च से खरीद लेंगे तो उनके जितने भी उन्होंने आज तक पाप किए हैं वो सारे पाप उनके ख़त्म हो जाएंगे। जो लूथर हैं, लूथर आर्ग्यूड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग और अर्निंग फॉरगिवनेस। और जो लूथर है वो कहते हैं कि जो फॉरगिवनेस है इसको आप खरीद नहीं सकते और इसको आप अर्न नहीं कर सकते। ये आपकी, अगर आप दिल से साफ हो, अगर आपको दिल से किसी आपने कोई सिन किया है और उसके लिए आपको दिल से पछतावा है, तभी वो चीज़ें माफ़ हो सकती हैं। इनको आप पैसे देकर कभी मार्केट से खरीद नहीं सकते या किसी चर्च से आप इनको खरीद नहीं सकते। सो नेक्स्ट आगे क्या था कि जो लूथर थे, अकॉर्डिंग टू लूथर, इंडिविजुअल बिलीवर्स शुड बी लेस डिपेंडेंट ऑन द कैथोलिक चर्च एंड इट्स पोप एंड प्रीस्ट। जो लूथर थे उनका बिलीव था कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको चर्च के ऊपर, पोप के ऊपर या फिर जो प्रीस्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कम से कम डिपेंड होना चाहिए अगर उनको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए या उनको मुक्ति चाहिए अपनी ज़िंदगी से, साल्वेशन के लिए उनको चर्च के ऊपर, पोप के ऊपर या प्रीस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट्स बिलीव्ड पीपल शुड बी इंडिपेंडेंट इन देयर रिलेशनशिप विद गॉड। जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्या बिलीव करते थे कि कोई भी इंसान है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको खुद को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसका जो भगवान के साथ है वो रिलेशनशिप कैसा है या वो कैसा रिलेशनशिप भगवान के साथ चाहता है। तो वही वो बोलते हैं कि अगर किसी को किसी का बिलीव है, गॉड में बिलीव है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे डायरेक्ट बाइबल को या फिर क्रिश्चियन होली बुक्स हैं उनको उनको पढ़ना चाहिए या उनकी तरफ जाना चाहिए स्पिरिचुअल विजडम के लिए। ये प्रोटेस्टेंट्स थे वो ऐसा बिलीव किया करते थे। आगे हमारे पास क्या है कि जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म इन इंग्लैंड बिगन विद हेनरी VIII in 1534 because the Pope would not grant him a marriage annulment. Marriage annulment क्या होता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर मैरिज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब क्या था कि जो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म था ये इंग्लैंड में कब शुरू हुआ, बेसिकली जो रिफॉर्मेशन था वो इंग्लैंड में कहाँ से शुरू हुआ, हेनरी VIII ने इसको 1534 में शुरू किया था। कैसे शुरू किया था, मतलब उनका कारण क्या था शुरू करने का। एक्चुअली जो पॉप थे उन्हें मैरिज एम्यूलमेंट चाहिए थी, मतलब कि वो पहले ही मैरिड थे और वो चर्च से बेसिकली चाहते थे कि चर्च उनको, क्योंकि उस टाइम पे डिवोर्स सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए वो चर्च से परमिशन लेना चाहते थे कि उनकी जो पुरानी मैरिज है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती या उस पुरानी मैरिज से वो मुक्त होते हैं। बेसिकली वो ये चाहते थे, चर्च से चाहते थे। बट जो सब्सिक्वेंटली किंग हेनरी रिजेक्टेड द पोप्स अथॉरिटी। बट जो रोमन कैथोलिक चर्च था उन्होंने हेनरी VIII को दूसरी शादी कराने के लिए या पुरानी शादी को रद्द करने की परमिशन नहीं दी। उसका परिणाम क्या हुआ था कि जो किंग हेनरी थे उन्होंने क्या किया कि जो पोप की अथॉरिटी थी उस पोप की अथॉरिटी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने क्या किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड पर अपनी खुद की जो पावर थी वो इस्टेब्लिश कर ली, अपने आप को उन्होंने चर्च का हेड बना लिया था। उससे क्या हुआ, जो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड था ना, चर्च ऑफ इंग्लैंड इज़ अ शॉर्ट ऑफ हाइब्रिड चर्च। ये एक तरह का हाइब्रिड चर्च था। हाइब्रिड चर्च किसको बोलते हैं, दैट कंबाइंड सम कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स एंड सम प्रोटेस्टेंट आइडियल्स। ये जो हमारा था चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसमें क्या था कि कुछ तो ये जो बोलते हैं हम कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स थे, कुछ तो कैथोलिक सिद्धांत थे और कुछ आइडियाज़ प्रोटेस्टेंटिज्म से भी लिए गए थे। उन दोनों को मिलाकर जो एक उन्होंने चर्च बनाया था उसका नाम रखा इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी। आगे क्या था कि ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स देयर वॉज अ रिलीजियस टर्बुलेंस इन इंग्लैंड। अगले 20 साल तक इंग्लैंड में क्या था, रिलीजियस टर्बुलेंस थी जो वो चलती रही।
क्यों चलती रही? क्योंकि हेनरी एट्थ के बाद क्वीन मैरी जब आई तो क्वीन मैरी का जो टाइम पीरियड है वह 1553 से लेकर 1558 तक का टाइम पीरियड है। जो क्वीन मैरी थी उन्होंने क्या किया, वो जब इंग्लैंड में इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठी तो उन्होंने जो कैथोलिसिज्म था उसको फिर से इंग्लैंड में स्थापित कर दिया, और उस टाइम पे जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको इंग्लैंड से एक्सपेल कर दिया, उनको इंग्लैंड से निकलने के लिए बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब क्वीन एलिजाबेथ वन आई थी, क्वीन एलिजाबेथ वन का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1558 से 1603 इनका टाइम पीरियड था। जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी, क्वीन एलिजाबेथ दोबारा प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में लेकर आई थी। अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो चाहती थी कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो दोबारा इंग्लैंड में आए और प्रोटेस्टेंटिज्म को दोबारा इंग्लैंड में स्थापित किया जाए। तो वो उसके लिए प्रयास भी कर रही थी, वो उसके लिए एफर्ट्स भी कर रही थी, बट स्टिल कुछ ऐसे सिटीजन्स थे जो बिलीव नहीं करते थे क्वीन एलिजाबेथ के एफर्ट्स पर। उन्हें लगता था कि जो क्वीन एलिजाबेथ है वह प्रोटेस्टेंटिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए इनफ एफर्ट्स नहीं कर रही। तो इस तरह जो सिटीज़न थे वहाँ के इंग्लैंड के, तो वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है जी, दो ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गए थे। द फर्स्ट ग्रुप नोन एज सेपरेटिस्ट believed the Church of England was so corrupt that their only choice was to leave England। जो फर्स्ट ग्रुप था उसको किस नाम से जाना जाने लगा, सेपरेटिस्ट के नाम से, उनको सेपरेटिस्ट के नाम से उनको जाना जाने लगा। और वो जो लोग थे वो क्या बिलीव करते थे कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और उनके पास इस टाइम इंग्लैंड को छोड़ने के अलावा कोई और चॉइस बची ही नहीं है। इस तरह वो क्या करते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड से वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और वो एक नए चर्च को शुरू करते हैं, एक नए चर्च की वो स्थापना करते हैं। दे कॉल्ड दिस द इंग्लिश सेपरेटिस्ट चर्च, और वो उस नए चर्च को क्या कहकर बुलाते थे, इंग्लिश सेपरेटिस्ट चर्च के नाम से वो इसको बुलाने लगे। उसके बाद क्या था कि 1607 और 1609 के नियर बाई क्या हुआ था, सम ऑफ द सेपरेटिस्ट ट्राई टू स्टार्ट द न्यू लाइव्स दे इमेजिन इन हॉलैंड, जो कि नीदरलैंड में है। मतलब कि 1607 से 1609 के नियर बाय ये जो सेपरेटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, ये हॉलैंड चले गए, नीदरलैंड में हॉलैंड चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश की। एक ऐसी लाइफ जो उन्होंने इमेजिन की थी कि वो नए चर्च के साथ, इंग्लिश सेपरेटिस्ट चर्च के साथ वो शुरू कर सकते हैं। बट वहाँ पर वो चले तो गए, बट वहाँ पर जाकर क्या हुआ कि उनके वो जो इमेजिनेशन थी या फिर वो उनके जो आइडियाज़ थे वो पूरी तरह से फेल होने शुरू हो गए थे। फेल होने का कारण क्या था, एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बड़ा कारण था, गरीबी थी, उनके पास इनफ पैसे नहीं थे, मनी नहीं थी, वेल्थ नहीं थी उस चर्च को प्रॉपर इस्टेब्लिश करने के लिए। और दूसरा उनको क्या फील हो रहा था वहाँ पर जाकर कि हमारे जो बच्चे हैं वो डच कल्चर में बहुत ज़्यादा एमर्ज हो रहे हैं, वो डच कल्चर में बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं। इसीलिए जो सेपरेटिस्ट थे, काफ़ी सारे सेपरेटिस्ट ऐसे थे जो वापस इंग्लैंड लौट आए थे और उन्होंने इंग्लैंड में जो कुछ भी चल रहा था उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। सो गाइज, this is all about today's video. I hope you like it. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below.